काफ़ी तल्लीनता के साथ आप मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। बहरहाल आज का जो ये माहौल है, पिछले 2 साल का ये जो माहौल है, ये पूरी तरह से कहना चाहिए कि सफ़र कवर्ड है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी दुनिया भर इस वक्त में इस चैलेंज की चर्चा है जो हमारे विज्ञान के सामने, चिकित्सा विज्ञान के सामने, आम जनजीवन के सामने, सरकार प्रशासन के सामने एक बड़ा विकराल रूप लिए खड़ा है। नए नए रूपों में ये वायरस आता है हमारे सामने और एक उथल पुथल मचा कर चला जाता है। फिर एक और नया वायरस आता है नई चुनौतियों के साथ। चिकित्सा विज्ञान, चाहे वो यूनानी पद्धति हो, बहुत ज़्यादा चर्चित हमारी एलोपैथी हो, इस पर काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन क्या सभी से हमें पूरे कहना चाहिए सकारात्मक पहलुओं के साथ जवाब मिल रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि आज आने वाले 10 साल तक अगर 10,000 स्वरूप इस वायरस के आ जाते हैं तो हम पूरे कवच और कुंडल के साथ तैयार हैं लड़ने के लिए, इसका सामना करने के लिए। कई बार हमें लगता है हाँ, पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होने के बावजूद जब इस तरह की बीमारी एक बार फिर से हड़कंप मचा जाती है, तब लगता है कि थोड़ी सी कसर है। सरकार अपना काम कर रही है, सब पूरी तरह से मुस्तैद हैं, अपनी तरह अपने अपने पहलुओं पर लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कसर तो है जो इसे रोक नहीं पा रही है। तो होता क्या है कि जब चीज़ें आ जाती हैं हमारे सामने, फिर हम तैयारियां शुरू करते हैं या तैयार होते हैं तो फिर अगली बार नई तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस अस्त व्यस्तता से निकलने के लिए हमारे पास एक सटीक सुझाव होना चाहिए, एक सटीक शस्त्र होना चाहिए लड़ने के लिए। बहरहाल मैं होम्योपैथी पर आज बात करने के लिए यहाँ पर हूँ और मैंने भूमिका दी थी अब से 3-4 घंटे पहले कि होम्योपैथ के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम आर्य, काफ़ी बड़ा नाम है इस चिकित्सा विज्ञान में, इस पद्धति में, इस प्रणाली में, और काफ़ी लंबा अनुभव है उनका। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अनुभव काफ़ी बड़ा लिए हुए हैं अपने आप में। एक अच्छा खासा खाका तैयार किया हुआ है इन्होंने तरह तरह की बीमारियों से लड़ने का। और बहुत सारे, मेरा खुद का तजुर्बा अगर मैं कहूँ तो, मेरे परिवार के एक चिकित्सकीय सहयोगी के रूप में ये जुड़े पिछले 1-1.5 साल 2 साल पहले। मैंने कई लोगों को इनका रेफरेंस दिया और पता चला कि कोविड से भी लड़ने में ये पूरी तरह से सक्षम भी हैं और कई तरह के सुझाव भी हैं इनके पास जो शायद बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता। मैं आपका तारुफ करा दूं। सबसे पहले डॉक्टर प्रेम आर्य हैं मेरे साथ। सर नमस्कार, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। नमस्कार रजत जी, आपके माध्यम से आपके अपने सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद कहूँगा जुड़ने के लिए। और बहुत अच्छा ही टॉपिक उठाया रजत जी ने। आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी बात है कि हम आज चर्चा कर रहे हैं कोविड की जो चर्चा अब 2.5-3 सालों से हो रही है। सभी लोग बात कर रहे हैं कोविड पे, तरह तरह की चीज़ें, बट कहीं ना कहीं हम वही बातें घूम फिर के हमारे सामने आती हैं कि कोविड के ये टाइप्स हैं, कोविड की ये दवाई आई है, कुछ दिनों तक उसका बड़ा क्रेज़ रहता है लोगों में, वो दवाई काम भी करती है, फिर उसके बाद से ऑब्सोलीट हो जाती है, कुछ ना कुछ और नया आता है। परंतु हमने देखा है कि जब भी किसी बीमारी के ट्रीटमेंट की बात होती है तो फिर हम अपने एंड में अपने रूट्स पे जाते हैं और हमारे देश की जो रूट रही है ट्रीटमेंट में, वो उसमें होम्योपैथी का बहुत बड़ा योगदान है। तो आज रजत जी के माध्यम से आप सबसे हम बात करेंगे होम्योपैथी की क्या सार्थकता है कोविड के बारे में, उसी पे हम देखेंगे और समझेंगे। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आगे शुरू करें, आगे बढ़ें, मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोता मित्रों को, अपने सामाइन को ये बता दूं कि इस एफबी लाइव के अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल रजत शर्मा से भी जुड़ सकते हैं। अभी नहीं, कुछ देर बाद इस प्रोग्राम को आप कभी भी वहाँ देख सकते हैं। कोई भी समाधान आपको लगता है कि आप मिस कर गए थे तो आप इस प्रोग्राम के ज़रिए ले सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस प्रोग्राम में छुए अनछुए पहलुओं तक पहुँचने की, चाहे वो कितने ही गहरे क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि होम्योपैथी का चश्मा अगर हम लगा कर देखें, उस नज़रिए से देखें, तो किस तरह से भिन्न पाते हैं हम इस वायरस को जिसे हम कोविड-19 कह रहे हैं, अलग अलग काफ़ी बहरूपियाँ मान रहे हैं हमें, लेकिन ये तो एलोपैथी या आयुर्वेद या और जो पद्धतियाँ चलन में हैं उनका अपना पहलू हुआ। आप एक बतौर एक विशेषज्ञ होम्योपैथी से किस नज़रिए से देखते हैं?
रजत जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा नॉर्मल से हट के और सटीक प्रश्न है जो लोग चाहते भी है कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन हो, उस तरह का आंसर हो। जी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि होम्योपैथी कोई एक ट्रिवियल साइंस नहीं है, ये एक प्योर मेडिकल साइंस है जो साइंस के उन्हीं व्हाट, हाउ, व्हेन वाले सिद्धांत पे आधारित है, जिस पे हमारी बाकी की जो मेडिकल सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है, उसी पे ये भी बेस्ड है। हम्म। मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्योर साइंटिफिक प्रोसेस है। तो जो वायरस है ये एक्चुअली एग्जिस्टिंग है, ये वायरस एक्चुअली इसका मोर्टेलिटी है, मॉर्बिडिटी है, ये वायरस एक्चुअली अफेक्ट करता है, इसके इतने वेरिएंट्स आए हैं जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर करे हैं, ये सब सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। बट अब होम्योपैथी कैसे उसको समझती है, वो देखने वाली बात है, जैसा कि आपने पूछा। जी। अब जैसे हम देखते हैं कि इसको हम, अब चूंकि हम सभी लोग अलग अलग ज्ञान के वो हैं, हमारे पास अलग अलग जानकारियाँ, अलग अलग डिग्री है, डिप्लोमा है, अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, तो मैं चाहूँगा इसको सरल भाषा में हम समझें। जी। जो हमारे पुराने शास्त्रों में कई राक्षसों का ऐसा वर्णन हुआ करता था कि ये मायावी राक्षस है, और ये मायावी राक्षस जो है, जब भी ये देवी देवता इनको अटैक करने जाते थे तो ये अपना स्वरूप बदल लेते थे। जी। तो म्यूटेशन जो होता है वायरसेस में, वो उनके सरफेस प्रोटीन पे चेंजेस की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए सरफेस पे एक लाइसिन नाम की प्रोटीन है, राइट। और जैसे ही ये कह लीजिए कि ये बड़े ही फिट होते हैं ये वायरस, मीन्स चेंज फिटेड होते हैं ये वायरस। जरा सा भी अगर आपने वैक्सीन लिया, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हुई, तो आपकी बॉडी को तो भले अफेक्ट ना करे, लेकिन वो वहीं से अपने आप को बदल लेते हैं और उनके सरफेस प्रोटीन चेंज होके एक दूसरे वायरस का स्वरूप ले लेती है। तो ये वही मायावी राक्षस हैं। ठीक है। अब हमारी होम्योपैथी कैसे उसको लिंक करती है, तो अब हम क्या देखते हैं, अभी भी हम देख रहे हैं जब हम कोविड के पेशेंट्स ट्रीट कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि जो कोविड के कॉमन सिम्टम्स हैं, कॉमन सिम्टम्स तो पेशेंट में प्रेजेंट ही हैं। जैसे आपको सोर थ्रॉट हुआ, इसके बाद से सर दर्द हुआ, फिर चेस्ट में आपको थोड़ी सी कंजेशन महसूस हुई, ठीक है, खांसी आया, फीवर आया, मसल पेन हुआ, ज्वाइंट पेन हुआ, ये सब सारे सिम्टम कॉमन हो गए। अब इसके बाद से हमें एक पेशेंट में मिला कि उसके हेड में वाइब्रेशंस सी उसे फील हो रही है, उसे नॉइजेस फील हो रही हैं। जी। अब ये सिम्टम सारे पेशेंट में कॉमन नहीं है। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। एक लेडी पेशेंट आई थी 45 इयर्स के आसपास की। अच्छा। तो उनके साथ ये था कि यही सारे सब सिम्टम्स थे, बट उनका फीवर जो था, फीवर में उनके क्या थे, पैरों से ठंड उठती थी और वो ऊपर की तरफ जाती थी। एंड ऑल अदर सिम्टम्स वेयर कॉमन टू ऑल सो कॉल्ड, जो पैंडेमिक के जो सिम्टम्स है, वेरिएंट के जो सिम्टम्स हैं, वो उसमें परसिस्टेंट था। तो अभी होम्योपैथी इसी पे बेस्ड होती है कि जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसके साथ क्या अनकॉमन है, और वही अनकॉमन सिम्टम लेके होम्योपैथी उसे पकड़ती है, और उस बीमारी को, वो चाहे वायरस जनित हो, बैक्टीरिया जनित हो, या दूसरे पैथोजन जनित हो, होम्योपैथी उसे कंप्लीटली रिजॉल्व करती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम लोगों ने नॉर्मल जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनको तो ठीक किया ही है, साथ ही साथ उन पेशेंट्स को भी ठीक किया है जिनका ऑक्सीजन लेवल 60-65 ऐसे करके जा रहा था, और लंग्स काफ़ी गहराई तक अफेक्ट हो रहा था। तो ये कहना बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि होम्योपैथी अपने आप में पूरी तरह से सक्षम है इस बीमारी का ट्रीटमेंट करने में, इसको क्योर करने में। हम सब कुछ करें, गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करें, वैक्सीनेशन करें, सारी चीज़ें करें, बट कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से दूर ना रहें जी, इसको हम फॉलो करें। और होम्योपैथी एक अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है, संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है, जो आपको इस बीमारी से और ऐसी और दूसरी बीमारियों से भी निजात दिला सकती है जी। एक बड़ा थोड़ा सा हटके तो नहीं कहूँगा, कॉमन सा सवाल है। अब ये कोविड के बारे में, ये विशुद्ध रूप से किस किस शरीर के किस अंग पर कोविड सबसे ज़्यादा असर करता है, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि अगर कोविड एक बार हो जाता है, वैसे अब 2 साल क्योंकि हो चुके हैं तो शायद थोड़ा सा ये सवाल बेबुनियाद लगे, लेकिन कई बार होता क्या है कि आज मैं देखता हूँ भीड़ के बीच में भी लोगों को कई बार अवेयरनेस की मैं कमी देखता हूँ। नज़ला ज़ुकाम हुआ तो उसे आपने सिंपली कोविड कह के अपनी नज़रअंदाज कह दिया कि नज़ला ज़ुकाम है, आप टेस्ट कराएंगे, एक आम धारणा जो जनजीवन के बीच में है, लोगों के बीच में, जिसे मैं शायद गलत मानता हूँ कि
लंग्स में इन्फेक्शन हुआ तो ठीक है, ये नॉर्मल है, ये कोविड ही हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है। अगर पूरी दुनिया कहीं हिली हुई है, लोगों को ये लग रहा है कि इतनी खतरनाक बीमारी है, तो मेरे ख्याल से उस जनमानस के हिस्से को, उस खंड को ये समझना चाहिए कि हम थोड़ी सी अगर सावधानी बरतें या बराबर उसका इलाज लें तरीके के साथ, तो उसे उसका निदान भी किया जा सकता है और आगे बढ़ने से भी रोका जा सकता है। मेरे ही साथ नहीं, वो किसी के भी साथ हो सकती है। लेकिन समझने वाली बात ये है कि क्या नज़ले ज़ुकाम के अलावा, सर्दी खांसी के अलावा भी शरीर का कोई हिस्सा नाक कान गले के अलावा प्रभावित होता है? बड़ी बात जो समझने वाली है। ठीक ठीक प्रश्न रहा है रजत जी आपका। मैं लोगों से यही कहूँगा कि जब आपके परिवार से कोई एक सदस्य कोविड पॉजिटिव होता है और ईश्वर न करे जब कभी वो इस स्थिति में पहुंच जाता है कि जहां उसकी लाइफ और डेथ की बात आ जाती है, तब कहीं न कहीं जाके हमें ये रियलाइज़ होता है कि ये कोविड एक वाक़ई में बड़ी खतरनाक बीमारी है और उससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। परंतु जब हम फील्ड में आते हैं, बाहर निकलते हैं, कहीं न कहीं हम जब फिट होते हैं, अपने आप में स्वस्थ होते हैं, तो वहीं एक दूसरी बात आ जाती है जिसको हम लापरवाही करते हैं, कहीं न कहीं हम लापरवाह हो जाते हैं। वो बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन हमारा हमारे लिए तो अमूल्य है ही, हमारे परिवार, देश और समाज के लिए भी अमूल्य है। हम अगर स्वस्थ रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, तो कहीं न कहीं हम अपने परिवार और समाज और देश के लिए योगदान देंगे। जी। अब जो दूसरी बात है, दूसरा प्रश्न है वो ये कि ये क्या हमारे बाकी के ऑर्गन्स को भी अफ़ेक्ट कर रहा है कि नहीं? अभी हम एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे थे जो मुंबई की किसी हॉस्पिटल में एडमिट थी और ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के लिए एडमिट थी, क्योंकि उनको 2 साल पहले कोविड हुआ था, उसकी वजह से उनका लंग डैमेज हुआ था। तो एक नई चीज़ हमें ये देखने में आ रही है कि मेंटल कंफ्यूजन एंड केमिकल इम्बैलेंस इन माइंड, हमारे ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस, उसकी वजह से बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिल रहा है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोविड से रिकवर कर चुके हैं और री इन्फेक्शन हो रहा है उनमें। खास तौर पे जो ओमिक्रॉन इस समय इंडिया में फैला हुआ है, तो ओमिक्रॉन के बारे में मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन का जो इन्फेक्शन रेट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। ओमिक्रॉन एक फास्टली इन्फेक्टिंग वायरस है। अब खास बात ये होती है कि एक बार आप रिकवर करने के बाद भी इसमें इन्फेक्शन दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे वेरिएंट। हाँ, ये सही बात है कि डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में इसमें मोर्टेलिटी रेट अर्थात मृत्यु दर बहुत ही कम है। बट जो इसके घातक परिणाम है, अभी हम सब सारे पेशेंट्स को मैं उनको वार्न करता हूँ, सावधान करने की कोशिश करता हूँ, बट वो कहीं न कहीं लापरवाही करते हैं। बट इसमें जो लॉस है, जैसे डेल्टा वेरिएंट में रजत जी लॉस था, वो इंस्टेंट लॉस था। लोगों की जानें तुरंत जाती थी, ऑक्सीजन डिप्राइव होता था, लंग्स कोलैप्स कर जाते थे, जानें तुरंत जाती थी। परंतु इसमें समस्या जो है वो ये है कि इसमें री-इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रह रहे हैं। और जैसा अभी मैंने मुंबई वाले पेशेंट का एग्जांपल दिया, तो उनके साथ समस्या क्या आई है, उनको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं और उसके बाद से उनका मेंटल इम्बैलेंस हुआ है, यानी कि मानसिक रूप से अस्थिर हुई हैं, परिवार के लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, एक तरह से डिमेंशिया के स्टेट में जा रही हैं। तो दूसरे अलग-अलग पेशेंट में, किसी पेशेंट में बीपी के इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि बार-बार इन्फेक्ट होने से भी बचना है। कहीं न कहीं अगर हमें एक माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, अगर हमने प्रिकॉशन रखा है, माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, ऑटोमेटिक जो सबको होना है, तो वो तो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर हम सीवियरली इन्फेक्ट होंगे, तो कहीं न कहीं हमें हार्म करेगा। तो ये बचाव करना सबसे बड़ी चीज़ है इसमें। तो इसके नतीजे कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए अगर हम असावधानी बरतते हैं, जैसे कि मैं देख रहा हूँ लोग सावधान नहीं है या फिर जरूरत से ज्यादा बेफिक्र हो गए हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। सरकारों के, प्रशासन के तमाम अपीलों के बावजूद ये थोड़ी शिकायत भी है मुझे अपने देश के लोगों से कि हम इतनी जल्दी लापरवाही बरतने शुरू कर देते हैं, जो भयानक नतीजे हमने दूसरी लहर के दौरान देखे। आपने जिक्र भी किया अभी, डेल्टा वेरिएंट की वजह से या ब्लैक फंगस की वजह से बहुत सारी जाने गई, कितने करीबियों को हमने खोया। तब उससे भी हम सबक नहीं लेते दिख रहे हैं। यहाँ पर बाजारों में उतनी ही भीड़ है,
सरकारें सतर्क हैं बेचारे, अपील पे अपील किए जा रहे हैं, हमारा पुलिस प्रशासन सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एनजीओ तमाम कर रहे हैं, लेकिन लोग लग नहीं रहा है कि इसको लेके सतर्क हैं। उन्हें लग रहा है कि वी आर वैक्सीनेटेड तो हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। सर अभी आपने जिक्र किया था कि दूरगामी नतीजे होंगे इसके, ये इंस्टेंट आपको मारेगा नहीं, ये मीठे जहर की तरह है। वो किस तरह के नतीजे हो सकते हैं और क्या सावधानी हम बरत सकते उनसे बच सकते हैं फिलहाल? रजत जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, जो आपने उदाहरण दिया, देश की बात करी, तो अभी जब हम लोग रिसर्च में थे, जब कोविड का प्रारंभ हुआ था और हम लोग अपनी दवाइयों में रिसर्च पे थे, बाकी के जो दूसरे कंट्री में हमारे जो सहयोगी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे हमारी बातें होती थी, उनसे सिम्टम्स का एक्सचेंज होता था, हम बातें करते थे कि जैसे यूएस है, जर्मनी है, या यूके है, दूसरे दुबई है, दूसरे और कंट्रीज है जहाँ पे ओमिक्रॉन उस समय और या दूसरे वेरिएंट्स उस समय फैले हुए थे, तो वहाँ पे क्या सिम्टोमेटोलॉजी आ रही थी, और फिर हम अपनी दवाइयों पर रिसर्च कर रहे थे मेडिसिन फाइनल करने के लिए। तो हम लोगों की के सामने एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई कि इंडिया के लोगों में किसी डिजीज से फाइट करने की बड़ी अच्छी टेंडेंसी है। अच्छा। और वो जो फैक्ट निकल के आया, आपको जान के आश्चर्य हुआ होगा कि वो है सात्विकता का जीन। भारत जो है शुरू से एक सात्विक देश रहा है जी। और विश्व गुरु बना है और दूसरे देशों की मदद करता है, वो हमारे जीन्स में है। तो वो जीन्स हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और सात्विकता का जीन किसी भी दुश्मन से, किसी भी वायरस से, बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए बहुत ही प्रबल होता है। जी। ठीक है, जिसको हम अपनी होम्योपैथी की भाषा में सोरिक जीन्स कहते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीन्स होते हैं जो हमें किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए एबल करते हैं, बनाते हैं। तो ये हम सभी भारतीयों को इस बात पे तो गर्व करना चाहिए। दूसरी बात वहीं आ जाती है, जब हम दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि कितनी साफ सफाई है, लोग रूल्स रेगुलेशंस बहुत फॉलो करते हैं, हम आके यहाँ पे दुखी होते हैं। बट जब कहीं हमारी खुद पे वो बात आती है तो हम कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलो नहीं करते, लापरवाह हो जाते हैं। तो मैं अपने सारे भाई बंधुओं से यही अनुग्रह करूंगा कि आप सात्विकता का जीन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने पूर्वजों से, बट आप अपनी आगे की जनरेशन को क्या देंगे? तो आपको अपनी लाइफ में वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा कि हम बेवजह घर से बाहर ना निकले, जब जरूरी हो तो निकलें, घर से बाहर निकले तो एटलीस्ट मास्क पहन के निकलें, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, वैक्सीन्स लगवाएं, प्लस अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे इसके दूरगामी परिणाम, चलिए डेल्टा वेरिएंट हमें एक इंस्टेंट थ्रेट दे रहा था कि हाँ हमारी लाइफ को डेंजर है, हमसे जो लोग इन्फेक्ट होंगे उनकी लाइफ को डेंजर है, बट कहीं ना कहीं इसमें, जैसे कि मैंने अभी 2-3 एग्जांपल्स अभी आपके सामने रखे, कि इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या ये है कि आने वाले समय में अगर हम बार बार इससे इन्फेक्ट होंगे तो हमारे दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं, लंग तो सबसे प्राइमरी टारगेट है हमारा इसमें, लेकिन जो दूसरे वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है, इसमें अफेक्शन, अभी जिन लेडी का मैंने एग्जांपल दिया उनके ब्रेन में अफेक्शन आ रहा है, तो इन सारे वाइटल ऑर्गन्स में अफेक्शन आएंगे। अच्छा। तो ऑब्वियसली जब ये वाइटल ऑर्गन्स में अफेक्शंस आएंगे, जो हमारे शरीर के बड़े ऑर्गन हैं, मेजर ऑर्गन हैं, जिससे हमारा शरीर डिराइव हो रहा है, चल रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, तो वहां पे जब अफेक्शंस आएंगे तो हम कहीं ना कहीं क्रॉनिकली बीमार पड़ेंगे और वो हमारे लिए रिकवर करना मुश्किल होगा। जैसे 4-5 साल पहले चिकनगुनिया नाम की बीमारी चली थी, डेंगू चला था, डेंगू तो हर सीजन में होता रहा है। तो हमने देखा है कि जो ऐसे पेशेंट्स रहे हैं जो 6 साल 7 साल पहले जिनको चिकनगुनिया हुआ था, आज वो अपने ज्वाइंट पेन से इतने ज्यादा परेशान है, उन्होंने तमाम तरह के उपाय कर लिए, दवाइयां ले ली, बट वो अभी भी फ्री होके नहीं वॉक कर पाते हैं जी। तो वो दूरगामी परिणाम होते हैं। हम पुरानी केसेस के एग्जांपल से भी ले सकते हैं, हम अपने समाज में देखते हैं। तो लापरवाही तो कोई सॉल्यूशन नहीं है रजत जी इसका। थोड़ा सा खान पान से रिलेटेड एक पहलू है जिस पर मैं बाद में आऊंगा। अभी मुझे ये बताइए कि अभी ये बीमारी हो जाती है, मान लीजिए दुर्भाग्यवश मुझे पता चलता है कि मैं ओमिक्रॉन से संक्रमित हूँ या किसी भी जो अभी चलन में है वेरिएंट उससे पॉजिटिव पाया गया हूँ, तो फौरन मुझे क्या करना चाहिए? एक सबसे बड़ी बात, सबसे पहला काम ये करना है कि आपको उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है।
हम्म। एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं हम लेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर प्रॉब्लम आती है और हमारे रियर एंड डियर वंस जितने नज़दीकी लोग हैं उन पे प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ जी, हमें ये प्रॉब्लम हुई है, उसकी हम जांच कराएं, कंफर्म कराएं, और जो भी हमारे नज़दीकी उपाय हैं, जो भी नज़दीकी डॉक्टर्स हैं, उनका हम सलाह लें, परामर्श लें, उनसे चिकित्सीय सहायता लें, उसको फॉलो करें, जी। अपने आप को आइसोलेट करें। ठीक है? हम्म। आज के समय में एटलीस्ट 7 दिनों का आइसोलेशन आप कर लें, ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 7 दिनों का एसिम्प्टोमेटिक आइसोलेशन कर लें। हम्म। अगर सिम्पटम्स आपके क्लियर हो जा रहे हैं, अगर आप आपको अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं, तो 7 दिन के बाद से आप चाहें तो नॉर्मल अपना मिक्सअप होना शुरू करें, लेकिन परिवार के सदस्यों में फिर भी बाहर जाना अवॉइड करें। जी। तो प्राइमरी रूप में हमें ये करने की ज़रूरत है। बड़ी बात, तो जो जो आउटपुट निकल के आया ना अभी, पहले जो इससे पहला प्रश्न था, मुझे हुँ, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लगा वो अपने कार्यक्रम का, जितना भी सफर अभी तक हमने तय किया है, हुँ, कि अभी ना हमें आधे से ज्यादा लोगों को नहीं, अभी तक मेरे ख्याल से 70% 80% लोगों को यही नहीं पता हुँ, कि ये अगर वेरिएंट हमें जकड़ लेता है हुँ, तो इसके आने वाले परिणाम क्या होंगे। हुँ, आपने बताया कि दिल पे असर कर सकता है, लीवर पर असर कर सकता है, गुर्दे हमारे प्रभावित हो सकते हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, या यूं कहें कि सबसे बड़ी जीवन सारणी है शरीर के लिए, हुँ, वो हुँ, जो एक पूरी टेबल है, हुँ, वो प्रभावित हो सकती है। हुँ। तो ये सूचना सबसे अहम है मेरे देखने और सुनने वालों के लिए, कि ये जो वेरिएंट है ये आसान नहीं है अपने आप में। ये पहले वाले वेरिएंट से मुझे लगता है डॉक्टर साहब ज़्यादा खतरनाक है। एक्चुअल खतरनाक है, इसलिए क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है हम्म। वो ज़्यादा खतरनाक है। वो धीरे-धीरे हमें नुकसान पहुँचा रहा है और पहुँचाएगा, जी। अगर हमने लापरवाही करी तो। बिल्कुल। दूसरा जो पहलू मैं लेना चाहता था, खान-पान। जी। पहला सात्विकता तो डॉक्टर साहब आज के जीवन में ना हुँ, 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 हमारा जो पंचांग है हुँ। वो 365 के 65 दिन जो है सात्विकता से भरपूर है। बिल्कुल, आज भी सकट चौदस है। बिल्कुल। कितने लोग उसे मानते हैं, कितने हुँ, लोग व्रत और उपवास रखते हैं, ये तो हुँ, बड़ी बात है। हुँ, खैर, हुँ, इसको तो हम नवरात्रों में हुँ, या बाकी कोई खास व्रत त्योहार में फॉलो होता हुआ देखे हुँ, होते हैं। हुँ, भले ही वेदों और उपनिषदों का ये देश रहा है, बिल्कुल। पौराणिकताओं से भरपूर रहा है, हुँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उदाहरणीय हैं, हुँ, हुँ, अनुकरणीय हैं, लेकिन हुँ, हम फॉलो नहीं करते। खैर, आज ये आज के जीवन का एक कह सकते हैं कि उसके साथ एक इत्तेफाक जुड़ा हुआ है। लेकिन जो सबसे सरल पहलू है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है वो है खान पान, जी। भोजन। कोविड के ही संबंध में अगर इस बात को आगे बढ़ाएं तो खान पान हमारा कैसा होना चाहिए। मैं सात्विकता की ही बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ जो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, मांसाहार में ज़्यादा यकीन रखते हैं। सभी तरह के लोग हमारे ही लोग हैं, अपने लोग हैं। आप बिल्कुल, इन्हें समाज से काट नहीं सकते। तो बिल्कुल। क्या अपनी तरफ से बतौर होम्योपैथ या बतौर एक चिकित्सक आप क्या सुझाना चाहेंगे डॉक्टर साहब? रजत जी, मैं अपने सारे भाई बंधुओं को यही सलाह दूँगा कि 2 चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है। एक तो जो हमारा शरीर होता है, वो पूरा एक ह्यूमन बीइंग भगवान ने जो बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, वो हुँ, 4 भागों में बँटा हुआ है। जी। एक सबसे पहले स्थूल शरीर हो गया, ये हमारी मटेरियल बॉडी हो गई। हुँ, इसके बाद से सूक्ष्म शरीर हो गया हमारा मन। हुँ, इसके बाद से आता है हमारा कॉन्शियस ब्रेन, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, और एक होता है अवचेतन मन या सबकॉन्शियस ब्रेन। हुँ, तो ये चारों पार्ट मिलके एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। हुँ, अब जो मटेरियल बॉडी होती है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि हम क्या खाते हैं, जी। और उससे इन्फ्लुएंस होता है हमारा मन, हुँ, और उसके ऊपर की दोनों मन, यानी कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। जी। ठीक है? कहीं न कहीं आप देखेंगे, जब अगर किसी भी व्यक्ति में ज़्यादा शराब पीने की अगर प्रवृत्ति है, ज़रूरत से ज़्यादा शराब हुँ, पीने की प्रवृत्ति है, तो सिंपल बायोकेमिस्ट्री आप देखिए, उस व्यक्ति के अंदर एक एंगर इश्यूज़ आने शुरू हो जाएँगे। अच्छा। क्योंकि वो कहीं न कहीं हमारे ब्लड प्रेशर को अल्टर करता है, हमारे बायोकेमिकल ऑर्गेनाइज़ेशन को चेंज करता है, हुँ, एंगर एड्रेनलिन हार्मोन को चेंज करता है, एंगर इश्यूज़ आने शुरू हो जाते हैं, जी। परिवार में लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, राइट। और कहीं न कहीं जाके वो एक डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाता है हमें। हुँ, तो इसी के उलट अगर हम सात्विक भोजन को अपनाएँ, तो वो सबसे अच्छा उदाहरण है, और सबसे बड़ी ज़रूरत है सात्विक भोजन की। सबसे अच्छी बात ये होती है कि जितने भी शरीर को लगने वाली, शरीर के काम आने वाले विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, उन सब से लैस होता है हमारी बॉडी को
प्रिपेयर करते हैं हर बीमारी से फाइट करने के लिए। जी। दूसरी बात ये है कि जो दूसरी चीज़ें हैं जो आजकल के अलग युवा पीढ़ी में, बच्चों में, टीनेजर्स में या बड़े लोगों में भी शौक आया है कि भाई हमें चाइनीज़ खाना है, हमें हुँ, फास्ट फूड खाना है, हुँ, हमें दूसरे फूड खाने हैं, या कुछ लोगों में भाई ऑफ़िस हम जा रहे हैं, सर हमारा जॉब ही ऐसा है कि थोड़ा बहुत हमें मदिरा का, शराब का कभी-कभी सेवन करना पड़ता है, थोड़ा ही सही। हुँ। आप इन सब चीज़ों को टंग के टेस्ट के रूप में रखें। अगर आपको चाइनीज़ खाना है तो महीने 2 महीने में आपने थोड़ा-सा टंग टेस्ट के लिए कर दिया कि हाँ राइट। भाई, जीभ का स्वाद बना रहे। जी। बट कभी भी उसको फूड का अल्टरनेटिव नहीं बनाना है हमें। हुँ। वो ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू है डॉक्टर साहब, जो आपने अभी भी छुआ। हम क्या करते हैं कि आज चाइनीज़ खाने का मन हुआ या कॉन्टिनेंटल खाना है, इटालियन खाना है, तो हमने पूरे का पूरा डिनर का ही बंदोबस्त कर लिया वो। फिर रोटी, सब्ज़ी, दाल बनेगी ही नहीं उस दिन घर में। रजत जी, मैं आपको इंटरप्ट करूँगा, एक बड़ा ही अच्छा सा श्लोक मुझे याद आ रहा है। जी। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत मत्परः वसेहि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी सारी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी सारी बुद्धि स्थिर होती है, जी। और जिसकी बुद्धि स्थिर होती है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। जी। बड़ा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप अच्छा और सात्विक भोजन करेंगे, अपनी इंद्रियों को वश में रखेंगे, आपकी बुद्धि स्थिर होगी और आप अपने देश और समाज के लिए प्रोडक्टिव व्यक्ति बनेंगे, और अपने आप में कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, आपने कुछ सार्थक जीवन मैंने जिया है और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा काम करूंगा मैं या कर रहा हूँ। सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल, होना बहुत बिल्कुल। ज़रूरी मान रहे हैं, और मेरे ख्याल से श्रीमद् भागवत गीता से आपने उद्धृत बिल्कुल, किया इसको। बिल्कुल, बिल्कुल। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैं समय आपका भी नहीं लेना चाहूँगा, तो जल्दी-जल्दी थोड़ा-सा कुछ और चीज़ें आपसे पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, पानी की समस्या ना दिल्ली और एनसीआर में, हुँ, समस्या मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी की किल्लत है। हुँ, यहाँ अलग-अलग तरह की विविधता है यहाँ पर। हुँ, हुँ, पानी कहीं बहुत ज़्यादा खारा है, कहीं बहुत मीठा पानी है। एनसीआर को भी मैं एक पहलू के तौर पे जोड़ के चल रहा हूँ, हुँ, उसका अहम हिस्सा मानकर। हुँ। तो पानी को आप एक कोई हिस्सा मानते हैं? कोविड से जोड़कर देखते हैं इसे? बिल्कुल। जैसे हम बाकी ये बीमारियों जो आपने संक्रमण रजत हैं जी एक अनटच्ड पहलू उठाया है, जिसको हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करके चलते हैं, या ध्यान में ही नहीं लाते। ध्यान में ही नहीं लाते हैं, हुँ, क्योंकि 75% के आसपास हमारी बॉडी का हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है। तो पानी हमारी बॉडी का बेसिक इंग्रेडिएंट हो गया। इस वजह से मैं आप सबसे यही अनुग्रह करूंगा कि आप शुद्ध पानी की व्यवस्था करें। जो भी आप आपके इनकम का सोर्स है, आप उसमें जहां जैसे मैनेज कर सकते हैं, आप अपने स्तर पे शुद्ध पानी की व्यवस्था करें। आप बाकी सारी चीज़ों में थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस करिए, लेकिन आपका पानी शुद्ध होना चाहिए। हुँ, और उसमें भी आपको कोशिश ये करना है, बेसिक फ़िल्टर बेसिक फ़िल्टर जो होते थे, कार्बन फ़िल्टर, मैं किसी और का उदाहरण नहीं दूँगा, मैं अपने घर का एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको। आज भी मेरे घर में बेसिक कार्बन फ़िल्टर लगा हुआ है। जी। जो बेसिक कार्बन फ़िल्टर होते हैं वो बेसिक टेक्निक्स, बेसिक इन्वेंशन से होते हैं, और पानी को एक्चुअली वो प्यूरीफाई करते हैं। जी। पानी का जो बेसिक मिनरल इंग्रेडिएंट होता है उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं वो। हुँ, तो आप अगर इसका सेवन करेंगे तो बाकी की सारी चीज़, क्योंकि पानी में आर्सेनिक है, लेड है, मरकरी है और दूसरे इसके कॉम्बिनेशंस हैं, वो कहीं न कहीं हमारी बॉडी में और आए रहते हैं, वो विशुद्धियाँ रहती हैं, वो जो त्रुटियाँ हैं वो बॉडी में इनक्रैप्ट करती हैं, तो वो कहीं न कहीं जाके हमारी बॉडी को पहले से वीक किए रहती हैं। जी। है ना? तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है, रेजिस्टेंट कैलिबर जो बॉडी का कहना चाहिए, उसको बचाए रखने के लिए कोई कोई प्राथमिक सुझाव देना चाहेंगे आप? बड़ा अच्छा सा आपका क्वेश्चन है, और मैं वैसा ही आंसर इसका करना चाहूँगा कि जैसे हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस की ईएमआई, अपने बाकी सारी चीज़ों की ईएमआई चुकाते हैं ना रजत जी, जी, जी। वैसे ही हमें ईएमआई देने की ज़रूरत है। और ये ईएमआई साल और महीने वाली नहीं है, ये ईएमआई डेली वाली है। अगर आप प्रतिदिन आधे घंटे से 1 घंटे तक अपने ऊपर ईएमआई देते हैं, यानी कि आधे से 1 घंटा समय अपने लिए निकालते हैं, हुँ, तो आप ये समझें, आप उसमें योगा करें, प्राणायाम करें, किसी दिन आप साइकिल की सवारी कर लें, किसी दिन आप पैदल चल लें, ठीक है? और अपने दोस्तों मित्रों में से किसी को पकड़ लें, किसी के साथ बैठ के चाय पिएँ, हँसे बोले बातचीत करें।
ज़रा जो टेक्नोलॉजी वाली जो चीज़ें हैं, फ़ोन है, वाईफ़ाई है, टीवी है, इन सब चीज़ों से आप घर में 2-4 घंटा ऐसा समय निकालें जिससे आप फ्री रहें। हुँ, ये चीज़ें कुल मिला-जुला के आपकी हेल्थ को प्रमोट करती हैं हुँ। और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं। जी, अगर हेल्थ खराब नहीं हो रहा है, तो अगर खाना-पीना ठीक है और हेल्थ खराब नहीं हो, तो ये सब सारी चीज़ें आपको क्युमुलेटिव वे में हेल्थ को प्रमोट करने का, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। अब मशीनी युग है डॉक्टर साहब जी। और बहुत सीधा सपाट लोगों को समझ में आता है कई बार। हुँ, तो बतौर डॉक्टर आप कोई दवाई सुझाना चाहेंगे इसमें? क्योंकि ये जो जीवन शैली आप कह रहे हैं ना फ़ॉलो करने के लिए, हुँ। ये शायद मेरे लिए भी बहुत आसान है कहना, आप तो फ़ॉलो करते ही हैं। लेकिन हमारे सुनने देखने वालों के लिए ना इतना आसान है नहीं। योगा सब लोग नहीं कर रहे होते हैं। हुँ, योग जिसको हमारे पूर्वज अब से नहीं कई हज़ार सालों से फ़ॉलो करते आ रहे थे। हुँ। अगर वही उसी का अनुकरण किया होता तो शायद इतनी मुसीबतें ही नहीं होती, पहली बिल्कुल, चीज़। बिल्कुल। सात्विकता आपने कार्यक्रम के शुरू में एक प्रमुख पहलू के तौर पर उठाया, हुँ, वो लुप्त है। बिल्कुल। उसे तो आप ऐसे लोगों में मानिए जो या तो रिटायर हो चुके हैं, हुँ, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि खाली टाइम में हम योग कर लेते हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। सबसे सशक्त माध्यम है, हुँ, हमने उसे एक सेकेंडरी चीज़ बनाकर छोड़ दिया है। तो बिल्कुल। ये तो पहले तो मैं एक पुरज़ोर अपील करना चाहूँगा आपसे ही कि इसको कहें आप हमारे दर्शकों से कि इसको एक तो जीवन शैली के रूप में अपनाएँ। दूसरा कोई कोई सुझाना चाहेंगे आप होम्योपैथी में कुछ कुछ ट्रीटमेंट टाइप के भई ऐसा कर लें। अगर आप आधा घंटा, पौना घंटा वैसा नहीं दे सकते हुँ, और कुछ सेकंड्स लगाकर आप सिर्फ़ दवाई लेना चाहते हैं, तो हुँ। कुछ कुछ इस तरह का अगर आप सुझाना चाहें तो? देखिए रजत जी, मैं आपके माध्यम से अपने सारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि दवाई बताना बहुत आसान है। समुचित नहीं है। जी। कारण ये है कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं और होम्योपैथी में बहुत ईज़ी है बताना भी। मैं बता दूँ आपको कि आर्सेनिक एल्बम लेना है, कैम्फर हुँ, लेना है, सीपिया लेनी है, एकोनाइट लेना है, जो कि जनरली सारे होम्योपैथ्स ने बाँटा है कोविड में, और इनमें से किसी बात का मैं विरोध नहीं करता हूँ। जी, जी, जी। ठीक है? हुँ, लेकिन दूसरी बात ये आ जाती है, ये तब की बात है जब आप पॉज़िटिव हुए हों, कोविड पॉज़िटिव हों और आपको ट्रीटमेंट लेना हो। सबसे अच्छी बात आपको मैं दवाई के लिए ये बताऊँगा कि होम्योपैथी इज़ अ वेरी फ़ास्ट एक्टिंग मोड ऑफ ट्रीटमेंट। होम्योपैथी बिल्कुल स्लो काम नहीं करती है। हमने कोविड की पेशेंट्स को 2-2 3-3 दिनों में ठीक किया है एंड विथ रिकॉर्ड। हुँ, कोविड पॉजिटिव हुआ जब वो पेशेंट हमारा, उसका हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया, फिर 3 से 4 दिनों में कैसे उनको ठीक किया, और ये इस वाले कोविड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड वेव की बात कर रहा हूँ। जी। जबकि पूरी दुनिया बहुत परेशान थी। हाहाकार मचा हुआ था बिल्कुल। हाहाकार मचा हुआ था और हुँ, हम लोगों के पास भी सांस लेने का समय नहीं था, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से तन्मयता से लगे हुए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस महामारी से फ्री होने में, मुक्त होने में हम अपनी मदद, अपनी सेवाएँ दे सकें। जी, जी। कहीं पे भी हमें कुछ प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारे पेशेंट्स ठीक हो रहे थे और हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड और रिवार्ड यही था। हुँ, तो मैं यही कहूँगा कि आप अभी किसी ऐसी दवाई को ना लें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तो सबसे बड़ी दवाई ऑक्सीजन है। सही बात है। एक्चुअली अगर आप कोई योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें अपने चेयर पे बैठ के। डीप ब्रीदिंग से जब हम जो हमारे क्या कहते हैं, आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं, जब वो ऐसी कंडीशन में आते हैं, ज़रा सा भी उनके बाईपेप मशीन और ये सब चीज़ें इंस्टॉल करने से पहले अगर पेशेंट को दिया जाता है 1 मिनट में 8 से 10 डीप ब्रीथिंग, वो इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि पेशेंट के प्राण बचा ले जाती है। जी। तो मैं लोगों से यही कहूँगा, आप अपनी ऑफ़िस के चेयर पे बैठिए, हुँ, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, हुँ, 8 से 10 डीप ब्रीथ्स लीजिए, और ऐसे एक्सरसाइज आप दिन भर में जब भी आप थोड़े से हल्के पेट हों, तो कई बार करिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। क्यों? जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, बीमारियों की जब हम पैथोलॉजी देखते हैं, हुँ, तो वो सारी पैथोलॉजी में एक ही चीज़ मिलती है, हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया। हाइपोक्सिया मीन्स लो ऑक्सीजन, इस्चीमिया मीन्स लो ब्लड सप्लाई। यही उसका बेस होती है, वो बीमारी चाहे कुछ भी हो। जी। इसलिए सबसे ज़रूरी है हम अपना ऑक्सीजन मेंटेन रखें। और हुँ, आपने कोविड के सेकंड वेव में देखा कि ऑक्सीजन पे पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हुई हैं हमारे सामने, बिल्कुल। जिसको डिस्क्राइब करना वो अपने आप अविस्मरणीय में है, बहुत-बहुत मुश्किल वाला पल था बताने वो। लायक ही नहीं है खैर। जी, काफ़ी सफ़र किया लोगों ने। जी। तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि जो आज की और आपकी और मेरे जो ये तारुफ़ है और लोग अभी बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाए हैं। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी देर में मेरी रिकॉर्डिंग्स पहुँचती हैं लोगों तक और देखते हैं और उसके बिल्कुल, बाद वो बिल्कुल। प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा
डॉक्टर साहब की बातें आपको अनुकरणीय तो लगेंगी क्योंकि जीवन से जुड़ी हुई हैं। जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, जहान है तो जहान है कहा ही जाता है। अजीत पांडे आपके मित्र हैं, अजीत पांडे जी, ये लिख रहे हैं कि डॉक्टर प्रेम जी, प्लीज कन्वे टू अवॉइड द सोशल नेटवर्किंग साइट्स डॉक्टर्स और फ्रेंड्स एंड व्हाट्सएप हु क्रिएटिंग नॉनसेंस। जी हाँ। थोड़ा सा। बहुत ही अच्छा, मेरे मित्र को मैं साधुवाद दूंगा। पांडे जी, बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो पा रहे हैं, धन्यवाद आपका। जब हम फर्स्ट कोविड वेव और सेकंड कोविड वेव को हम जब ट्रीट कर रहे थे अपने पेशेंट को, रजत जी, जी। तो मैं अपनी धर्मपत्नी जी का भी तारुफ कराना चाहूँगा, डॉक्टर संगीता आर्या जी। जी। और इन्होंने कंधे से कंधा मिला के अपनी हर एक पल मेरा साथ दिया इस महामारी में लड़ने में पेशेंट्स के लिए। और इन्होंने मुझे गाइड किया, ये बात बताई कि हमें अपने सारे पेशेंट्स को इस चीज़ के लिए अवेयर करना है कि आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ ना देखें। अच्छा। क्योंकि कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि वो जो खबर आती है कि आज इतने पेशेंट्स मरे, आज इतनी तेज़ी से कोविड बढ़ रहा है, हमें अलर्ट तो होना है, प्रिकॉशंस सारे रखने हैं, सावधानियाँ सारी रखनी हैं, बट हमें अपने आप को एक्सेस न्यूज़ से बचना है, क्योंकि कहीं न कहीं वो थ्रेट क्रिएट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आधी अधूरी जानकारियों वाले अपने आप को बहुत जल्दी लाइट में ले आने के लिए कभी-कभी गलती से कुछ लोग गलत सलाह दे दिया करते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगा इससे किसी का नुकसान हो। दवा बताना बहुत आसान है, मैं बहुत सारी दवाइयाँ बता सकता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं बताता हूँ, क्योंकि किसी भी पेशेंट को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देना एब्सोल्यूट गलत बात है, वो नहीं करना चाहिए। जी। एडिशनल न्यूज़ लेने से बचना चाहिए हमें, एक सिंपल रूटीन फॉलो करना चाहिए, सिंपल डाइट फॉलो करना चाहिए, हँसना बोलना चाहिए, और अच्छे और हेल्दी प्रोग्राम्स देखिए टीवी में और अपने यूट्यूब में, जो हमें मोटिवेट करते हैं और जो हमें फन मेकिंग कराती हैं, एक दूसरे की मदद करना सिखाती हैं, ये सब कार्यक्रम हमें देखना और सुनना चाहिए। बिल्कुल मानसिक भगदड़ वाली स्थिति से बचना है। बिल्कुल, बिल्कुल आपके सही शब्द कहने का यूज़ जो किया सार आपने। है, ये ही हो रहा होता है। जैसे जी। ट्रैफिक में ना एक ग्रीन रेड सब होता है वहां सामने, बिल्कुल, फिर भी हम बिल्कुल। चल अपने ट्रैक पर ही रहे होते हैं और उसका नतीजा भी भुगतते ही हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा समाज भुगत रहा होता है, परिवार भुगतता है। बहरहाल अब कार्यक्रम को थोड़ा विराम देने का समय आ गया है। मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 दिन के भीतर एक नए विषय के साथ, नए मुद्दे के साथ, लेकिन समस्या पुरानी होगी, बहुत कॉमन होगी, जिसका इलाज आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप प्रताड़ित होते हैं मानसिक रूप से कि कैसे क्या होगा। कई बार अंतर्द्वंद और अवसाद की स्थिति में पहुंच जाता है हमारा मित्र भी, हमारे परिवार का सदस्य। तो क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, डॉक्टर साहब की इस जरिए सेवाएं लेने की कोशिश करेंगे। उनकी जो तजुर्बों से इतने सारे सुझाव प्रकट हुए हैं, काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने सीखी हैं और सिखाई हैं, उनको आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डॉक्टर साहब आपका साभार साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि धन्यवाद आपने। रजत जी, और आपका बहुत अच्छा साथ मिला हमें, और आपके और अपने दर्शकों से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि बड़े धैर्य के साथ उन्होंने हमें सुना, और उनसे अनुरोध है फिर एक बार कि कृपया कोविड नियमों का पालन करें। ये हम आपके लिए ही है, हमारी ही भलाई के लिए है, हमारे समाज की भलाई के लिए है। जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो जुड़ेंगे फिर से डॉक्टर साहब के साथ, और मेरे साथ भी तो आप रहिएगा। मैं एक नई श्रृंखला 2 से 3 दिनों में शुरू करने जा रहा हूँ, अपने लगे हाथ आपको सूचना दे दूँ। एक और सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ पहलू लेकर आएंगे। मैं सेलिब्रिटीज़ को कम लाने की कोशिश करता हूँ, मेरे पास बहुत आसान विकल्प हैं इसके लिए, लेकिन मैं बताता चलूँ कि मैं वो करने की कोशिश करता हूँ अपने कार्यक्रमों के ज़रिए, चाहे अपने पुराने मित्रों का समागम हो, जिससे हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें, हमें कुछ ना कुछ करने की प्रेरणा मिलने की कोशिश हो, और लगे कि कुछ जीवंत पहलू हैं जीवन में जीने के, आगे बढ़ने के, शराब और अवसाद के अलावा भी। बहरहाल रजत शर्मा को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। कोई भी आपके सुझाव हो आप इनबॉक्स में कभी भी डाल सकते हैं। कोई शिकायत आपको कार्यक्रम से मुतालिक रही हो, कुछ आप जोड़ना चाहते हैं इसमें, वैल्यू ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।